So let's practice some example with displacement reactions. तो हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अब हमारी रिएक्टिविटी सीरीज को, जिसको कि एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, उसके साथ मैच करके प्रैक्टिस करते हैं कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो आपको रिएक्शन दिया हुआ है AgNO3। अभी मैं आंसर बाद में दिखाऊंगी, पहले हम इसको प्रैक्टिस करेंगे YR ऑन एंड। तो देखो कॉपर के साथ रिएक्शन हो रहा है AgNO3 का। कौन सा फॉर्म है इसका? एक्वस फॉर्म है, सॉल्यूशन बनाया गया है। देन सॉलिड कॉपर है हमारे पास। जब इनका रिएक्शन होगा तो क्या रिएक्शन हो सकता है? अभी हमें क्या करना है, आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि गिव द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो हाउ यू विल प्रोसीड विद द प्रोडक्ट, तो हमें पता होना चाहिए। हमने पढ़ा है हमारे पास जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज उसमें देखा है कि सिल्वर कब आता है, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो क्यों कॉपर के लिए यूज किया था हमने CuQ, तो क्यों मिली उसको सिल्वर ऑडी, तो सिल्वर विल बी कमिंग आफ्टर कॉपर। ऐसे था ना, क्यों मिली सिल्वर, ऐसे था, कॉपर पहले है सिल्वर बाद में है। तो व्हाट वी कैन डू नो, अब हमें पता चल गया कि कॉपर जो है सिल्वर को क्या करने वाला है, रिप्लेस करने वाला है उसके सॉल्यूशन से। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, यू कैन सी इन द आंसर ऑल्सो, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्या बनने वाला है, कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag। तो अभी यहाँ सोचने वाली बात ये है, जो हमने बैलेंसिंग पढ़ा है हमने उसको भी अप्लाई करके देखना है कि कैसे वो हमें यूज करना है टेक्निक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिएक्टेंट साइड पे सिल्वर 1 है, फाइन, और नाइट्रेट भी 1 है, बट यहाँ पे नाइट्रेट कितना हो गया है, 2। अब ऐसा क्यों होता है? This is the thing to just we need to understand कि ऐसा हो क्यों रहा है। This is the concept। तो क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, जो हमारे पास सिल्वर है उसका वैलेंसी देखो +1 रहता है। You need to remember these atomic number as well as valency, जो हम 9th में कर चुके हैं। तो सिल्वर का वैलेंसी 1 रहता है और नाइट्रेट का वैलेंसी बेटा 1। जो पॉलीएटॉमिक आपके एनाइन और कैटाइन आपको पढ़ाए गए हैं उनके भी आपको लर्न करने होते हैं ये बैलेंसेस। तो नाइट्रेट का -1 रहता है, और कॉपर वी नो दैट कॉपर का एटॉमिक नंबर जो है उसके बेस पर हमारे पास कॉपर का वैलेंसी कितना आता है, +2 है। यू कैन चेक इट वंस बिकॉज इतना डिटेल, ये 9th का टॉपिक से गो वंस, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, +2 है कॉपर का वैलेंसी। तो अगर जब कॉपर इसको डिस्प्लेस कर रहा है सिल्वर को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, इसके सॉल्यूशन से व्हाटएवर, इसके कंपाउंड फॉर्म से, इसको हटा के यहाँ खुद लगेगा क्योंकि बहुत एक्टिव है। तो जब ये बेटा जब भी ये बॉन्ड बनता है, जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, तो वो किस बेस पे होता है? हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, वैलेंसी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और वैलेंसी होती क्या है, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है? हम कहते हैं, पहले हम कहते थे वैलेंसी इज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। किसी भी एटम के बैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसका वैलेंसी है। नो, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। कुछ हद तक वो मेटल के केस में सही रहता है, बट इन नॉन मेटल इट इज नॉट लाइक दैट। तो इट कैन बी, इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आएगा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, जिसको बोला जाता है वैलेंस। तो अब इसकी कैपेसिटी है किसी भी अदर एटम से कंबाइन करने की 1। तो ये एक नाइट्रेट के साथ सेटिस्फैक्टरी कंपाउंड बना रहा है, बिकॉज ये क्या है, 1 है, ये आल्सो 1। तो 1-1 का एक ही बॉन्ड बनने वाला जो बन चुका है। तो इसकी कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी जो है कंबाइन करने की, वो किसकी है, 1 की। बट यहाँ पे कॉपर का वैलेंसी 2 है बेटा, तो कॉपर की जो कैपेसिटी है कंबाइन करने की वो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो उसी बेस पे जब हमारे पास कॉपर ने इसको डिस्प्लेस करा, तो सॉल्यूशन में एक ही कॉपर का एटम नहीं है, बहुत सारा कॉपर हमने लिया होता है ना। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, तो कॉपर के साथ जो नाइट्रेट है दैट इज आल्सो इन द ह्यूज नंबर, कि कैसे कंपाउंड बनेगा दैट डिपेंड अपॉन द कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी 2 है यहाँ पे और इसकी होती है -1। तो उसी वजह से इसको तो 2 चाहिए ना नाइट्रेट, तो इसकी 2 की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 1 2 2, तो 2 नाइट्रेट हमें लेने पड़ते हैं, तभी ये कंपाउंड फॉर्म होता है। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कि अच्छा यहाँ पे नाइट्रेट 1 है, यहाँ पे क्यों 2 आ गया। हम इसको अगर हम क्या कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला किसके बेस पे बनता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी के बेस पे।
फाइन, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना कंबाइन करेगा, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम अगर मोलैरिटी बढ़ा सकते हैं सॉल्यूशन की। मोलैरिटी मतलब अब हम देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रेट 2 है, फाइन, नाइट्रेट यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, बट वी स्टडीड ऑलरेडी दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट, बट यहाँ पे तो नहीं हो रहा, यहाँ पे तो नाइट्रेट 2 हो गया, यहाँ पे नाइट्रेट 1 है। What we can do? We can add 2 as a coefficient here. अगर मैंने 2 यहाँ पे कोफिशिएंट डाला तो नाइट्रेट भी कितना हो गया, 2 हो गया, बट नाइट्रेट को 2 करने के चक्कर में क्या हुआ, सिल्वर इज ऑल्सो बिकमिंग 2, तो दैट्स व्हाई 2 इज एडेड हियर व्हिच यू कैन सी इन द रिएक्शन। तो इस तरह से हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होता है। बहुत सी चीजें हमने इस रिएक्शन में अप्लाई करी, अगर आप समझो। सबसे पहले क्या अप्लाई करा हमने अप्लाई करी अपनी एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज जो हमने अभी मेटल के लिए स्टडी करा। एक्टिविटी सीरीज के बाद हमने वैलेंसी को फोकस करा, और वैलेंसी के साथ हमने देखा कि कैसे कैसे कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, एंड देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करा, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ही एलिमेंट जो ऐसा है रिएक्शन में दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसी वजह से रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। बट विद द नेम ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, और सब चीजें क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। तो वी नीड टू गो विद आवर कॉन्सेप्ट्स कि हमें क्या क्लियर होना चाहिए, ये ऐसे क्यों बना, व्हाई नाइट्रेट इज 1 here and here is 2, you are getting the answer now. So that's why your thinking skill should be improved. जब भी रिएक्शन कर रहे हो सिर्फ उसको ऐसे मत करो कि this is done like this, displacement है, displace कर दिया, that's it. No, how displaced, how formula is changed, like this. So next example we can see here, another example, zinc plus copper sulfate. Again I'm not going to give tell you the answer first, पहले हम इस इक्वेशन को भी करके देखेंगे, zinc plus copper sulfate। तो अभी याद आ रहा होगा आपको, एक्टिविटी सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, करीना ने कार मांगी आल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों, कॉपर कितने नीचे जाके आया उसकी, आल्टो, जेन बहुत ऊपर आ रहा है, तो जिंक इज स्ट्रॉन्गर देन कॉपर। तो यहाँ पे जिंक क्या करने वाला है, कॉपर को रिप्लेस करने वाला है, खुद जाके सल्फेट के साथ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, लेट्स सी हमारा प्रोडक्ट क्या है, दिस विल बी द प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं हुआ है, जिंक सल्फेट, जिंक जाके सल्फेट के साथ जुड़ गया और यहाँ पे कॉपर अलग से निकल गया। जैसे यहाँ पे चेंज हुआ स्टेट्स में, उसका फॉर्मूला चेंज हुआ, यहाँ नहीं हुआ, क्यों? आपको रिमेंबर होगा जिंक का एटॉमिक नंबर 30, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, मेटल है प्लस चार्ज रहेगा, यहाँ पे कितने होते हैं 2 अगेन, तो सल्फेट पे -2, एनाइन है, कैटायन एनाइन जुड़ के तो कंपाउंड बन रहा है हमारे पास। तो देखो 2 वैलेंसी है, इसकी भी 2, तो अगर ये इसको रिप्लेस कर रहा है कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं होने वाला है, कोई वैलेंसी नहीं, क्योंकि उसकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, तो वो इसके साथ जुड़ेगा। 2 मतलब एक सल्फेट से उसकी 2 की कंबाइनिंग कैपेसिटी सेटिस्फाइड हो रही है, इसका भी तो वैलेंसी कितना है, -2 है। सो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन में हमें ना बैलेंसिंग पे जाना पड़ा, ना हमें क्या करना पड़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए इसको बैलेंस करना पड़ा। तो लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड, जब आप रिएक्शंस को करोगे ये चीजें समझ के, देन दिस विल बी क्वाइट इजी, अदरवाइज रिएक्शन आर लाइक फोबिया, बट इफ यू कैन गो विद द स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियरेंस देन यू कैन गेट। तो हमें क्या क्या याद रखना है, एक्टिविटी सीरीज, बैलेंसी, कंजर्वेशन ऑफ मास while performing these reactions. Let's see some more examples. So in this example we are going to study how more active non-metal displaces less active non-metal. तो हमने जो reactivity series पढ़ा उसमें हमने metals का पढ़ा है, fine, but अब हम देखेंगे कि non-metals में भी ये चीज होता है कैसे। इसमें जो हमारे halogens family है उसी की बात होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका hint दे देती हूँ कि कैसे आपने उसकी reactivity को learn करना है, fine। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन आ रहा है क्लोरीन ब्रोमीन का, ये हमारे हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस हैं हमारे ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं पीरियोडिक टेबल में, फाइन। तो इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिडीन। इसके बाद वालों को हम एस्टिडीन, इसके बाद वालों को हम इतना नहीं लेते, दिस इज ऑल्सो भी नॉट इंक्लूडेड इन दिस, क्योंकि ये क्या रहता है, रेडियो एक्टिव है,
रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? प्रॉपर्टी इन विच पर्टिकुलर सब्सटेंस कैन शोज नेचुरल डिसइंटीग्रेशन, खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। फाइन। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी कैसे होती है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस। तो जो टॉप पे है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नीचे वाले को डिक्रीज हो रहा है, सेम। तो हम इसी को यूज करने वाले हैं। तो इसका भी अगर आप यूज करना चाहते हैं इजी ट्रिक, तो वी कैन यूज फूलो। Cl से कलियां यूज कर रहे हैं हम, कलियो बहारो, इंडिया आओ। रेस्ट इज अप टू यू कि आपने कैसे याद रखना है। फूलों से याद रखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन से अगेन, कलियों से Cl नॉट K, क्लोरीन, बहारो B और R, ब्रोमीन, I आयोडीन, इंडिया। और इसको हम यूज ही नहीं करते हैं, स्टिल रेडियो एक्टिव है। फाइन। ये जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो ये बहुत से हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा रेज है, उनकी फॉर्म में टूट के निकलता है, जो कि हम यूज नहीं कर सकते इन केमिस्ट्री। तो अगर हम देखें, अब हमारे पास रिएक्शन आया है Cl2 प्लस KVR। जब रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है तो क्लोरीन किसको रिप्लेस कर रहा है रिएक्शन के? देखेंगे यहाँ पे Cl2 प्लस KBr, क्या हो रहा है हमारे पास? KCl प्लस Br2, ऐसे बन रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे Br2 क्यों आया, यहाँ पे क्लोरीन को आया, इस पे बाद में बात करेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि किसने किसको डिस्प्लेस करा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रोमीन कहाँ है? क्लोरीन से नीचे है। तो मतलब नीचे को क्या हो रहा है? एक्टिविटी क्या कर रही है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो जब रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो मतलब क्लोरीन क्या है? ब्रोमीन से ज्यादा क्या है? एक्टिव है। तो ये इसको इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, खुद इसकी जगह आके लग जाएगा। तो वही हमारे प्रोडक्ट में हुआ, यू कैन सी देयर। बट प्रोडक्ट में आप देख रही हो कि यहाँ पे क्लोरीन 2 है, फाइन, यहाँ पे ब्रोमीन 1 है। तो यहाँ पे क्लोरीन 1 हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन 2 हो गया। अब सोचो थोड़ा सा क्यों हुआ है? That I discussed in previous one, सेम चीज हो रहा है। क्लोरीन बेटा कभी भी फ्री स्टेट में, ये जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं ये सारे, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते, बेसिकली ये गैसियस स्टेट में मिलते हैं हमें, और हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में। स्टेबल अगर होंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में। हमने पढ़ा था डेफिनेशन एटम का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब ये जो वर्ड है ना, मे और मे नॉट, जो सेंटेंस आया यहाँ पे, मे और मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखो ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में, क्लोरीन अगर इंडिपेंडेंट होगा तो फ्री रेडिकल में रहेगा, स्टेबल नहीं होगा। फाइन। तो ये स्टेबल अगर चाहिए हमें तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा। फाइन। तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ब्रोमीन 1 क्यों है? क्योंकि पोटेशियम का वैलेंसी बेटा 1 है, ब्रोमीन का भी -1 होता है। ठीक है, यू कैन गो थ्रू दीज ऑल थिंग्स फॉर द 9th स्टैंडर्ड, आपके उसमें सब आपको करवाया हुआ है, वैलेंसीज हाउ टू फाइंड आउट। अभी इतना डिटेल में नहीं जा सकते, अभी आप इसमें यही समझो जो हो रहा है हमारे पास। तो अभी हमारे पास पोटेशियम का वैलेंसी 1 है, यहाँ पे ब्रोमीन का -1 है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 19। तो 19 के अकॉर्डिंग इफ Z इज इक्वल टू 19, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को बांटना होता है KLM शेल में। KLM में फर्स्ट रूल इज K में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 19 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर अगर 19 है तो उसका मतलब क्या है? उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 19। तो दिस इज द रूल कि फर्स्ट जो शेल है हमारा K, ये स्मॉलेस्ट शेल होता है। ये कैसे होता है? न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला शेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके ज्यादा हम नहीं भर सकते। उसके बाद वालों में हम 8 फिल करेंगे। तो अगर हमारे पास 19 है, 2 8 8 10 18 हो गया, तो इसमें n ऑर्बिटल भी इंट्रोड्यूस होने वाला है, n शेल, उसमें 1 जाएगा, तब 19 होगा। 8 से ज्यादा नहीं फिल करेंगे, 8 से ज्यादा एक भी होता है नेक्स्ट शेल में मूव करेगा। तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी बॉन्ड बनाने की? 1। तभी इसकी बैलेंसी क्या है? 1 + 1 क्यों है? लूज करेगा इजिली। ऑक्टेट में अच्छे से रहने के लिए इट इज इजी फॉर लूजिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, और ये स्टेबल हो जाएगा। यही सब पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, दिस इज जस्ट आइडिया, आपको एक रिमाइंडर दे रही हूँ कि ऐसे निकालना है आपने। ब्रोमीन के केस में क्या होता है? सेम, इसका बैलेंस शेल में 7 रहता है। ठीक है, तो 7 मतलब इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो जब रिक्वायर होता है तो -1, और इधर लूज करेगा इफ इट इज लूजिंग देन +1, क्योंकि जो लूज करता है दैट इज गुड, वो पॉजिटिविटी शो कर रहा है। किसी को अगर आप कोई चीज दे रहे हो मतलब आप अच्छे हो,
तो दिस इज द केस ऑफ मेटल, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो दैट इज दे आर गुड, तो पॉजिटिव है। और वो जो ले रहा है, जो कोई उधार मांगता है, उधार ले रहा है आपसे, वो थोड़ा नेगेटिव काइंड ऑफ पीपल, कहीं तो चलो नीडी है, बट समटाइम्स सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ आस्किंग द थिंग्स, तो वो क्या है, नेगेटिव शो कर रहा है कि वो क्या है, बहुत नेगेटिव एटीट्यूड वाला है। तो सेम इज द केस विद द नॉन मेटल्स और हियर विद द हैलोजेंस। तो हैलोजन का क्या है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका -1 है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड स्टेबल 1 है, क्योंकि जिसके साथ ये जुड़ रखा है उसकी वैलेंसी भी 1 है, उसके भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, इसकी भी 1 है, तो हेयर स्टेबल है। बट जब ये KCl में आया तो यहाँ पे देखो क्लोरीन किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और यहाँ पे आएगा तो अगेन क्लोरीन इज ऑल्सो इन द फैमिली ऑफ हैलोजेंस, तो इसके भी वैलेंस शेल में से -1 वैलेंसी है, +1 तो यहाँ पे ये स्टेबल हो गया इस फॉर्म में। और ब्रोमीन जब फ्री हुआ तो ऑब्वियसली ये भी ब्रोमीन की तरह स्टेबल नहीं रह पाएगा, तो इट इज ऑल्सो कमिंग इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो ये Br2 है। बट अब हमें इसको बैलेंस भी तो करना है, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम 1 है, ऑब्वियसली 1 है, इट इज फाइन, बट ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 आ रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, क्लोरीन 2, इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 2 कोफिशिएंट ऐड करेंगे, और अगर यहाँ पे 2 कोफिशिएंट ऐड करा तो रिएक्शन क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया, पोटेशियम 2, यहाँ पे भी 2 ऐड होगा, देन रिएक्शन विल बी बैलेंस, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2। तो ऐसे ही हमारी रिएक्शंस होती है। तो हैलोजेंस में भी क्या होएगा, रिएक्टिविटी सीरीज का इंप्लीमेंट होएगा, डिक्रीज होएगी डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन और पोटेशियम, दिस इज अगेन बिलोंगिंग्स टू हैलोजन फैमिली। मैंने अभी के लिए आपको हैलोजन इंपॉर्टेंट है, रेस्ट ऑफ द नॉन मेटल विल डू नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे भी आपके पास आ गया क्लोरीन और Ki। अब क्लोरीन से नीचे क्या है, आयोडीन है, सेम यू कैन सी देयर। तो क्लोरीन से नीचे अगर आयोडीन, तो ऑब्वियसली क्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव और एक्टिव देन आयोडीन। तो क्या कर रहा है, क्लोरीन फिर से आयोडीन को उसके सॉल्यूशन से निकाल दे रहा है, यू कैन सी इन द पिक्चर। तो क्या बन रहा है, KCl + I2, सेम प्रोसीजर इज बिकॉज आयोडीन इज ऑल्सो हैलोजन, क्लोरीन इज ऑल्सो हैलोजन, सिर्फ हमने चेंज करा है एटम को। ये तीनों ही बेसिकली हम रिएक्शन में लेंगे, दिस वन मोर रिएक्टिव। तो फ्लोरीन को अगर रिएक्शन में हम इजीली नहीं, आपने भी देखा ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में आपको एग्जांपल दिया गया, ये तीनों ही बहुत कॉमन यूज होते हैं, बट इन हायर स्टैंडर्ड्स इन दोनों को हम बहुत फोकस करेंगे। ये जो है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जब इससे रिएक्शन होगा तो वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, तो उसकी स्पेशल टर्म एंड कंडीशंस में रिएक्शन कराई जाती है। डायरेक्ट लाइक दिस वी कांट गो फॉर द रिएक्शंस। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया नॉन मेटल्स में डिस्प्लेसमेंट का। फाइन।